चलो करेंगे क्या चालू। सो बेसिकली ना आज हम लोग थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एलएलपी का रिवीजन खत्म कर दिया, अभी अपन फटाफट कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करेंगे, राइट। कंपनीज एक्ट का अगर मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के वेटेज के परस्पेक्टिव से आपके साथ बात करता हूँ तो करीब करीब यू कैन एक्सपेक्ट कि 15 से 20% आपको यहाँ से पूछे जाते हैं सवाल, राइट। 15 to 20%। दैट मीन्स आप एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 से 20 मार्क्स आपके कंपनीज एक्ट के अंदर से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपके साथ कंपनीज एक्ट की बात करता हूँ ना, तो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। देखो, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी अलग अलग यूनिट्स नहीं है। उसका जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है एज़ फार एज सीए फाउंडेशन इज़ कंसर्न, राइट। उसमें आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए नहीं है। तो 15 से 20% अगर इसका वेटेज है, मतलब अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे रहा है कि आप स्कोर करके क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा वगैरह। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ इस चैप्टर के अंदर, इस कंपनीज एक्ट वाले पोर्शन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको 110% जानकारी होनी चाहिए। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, जो टाइप्स ऑफ कंपनी है, दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन आपको जो यहाँ पे फोकस देना चाहिए ना, जिस तरीके से हम लोगों ने एलएलपी में मेन फोकस दिया था की डेफिनेशंस के ऊपर, राइट, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस वहाँ से आना एक्सपेक्टेड है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर दोनों तरीके के क्वेश्चंस आना एक्सपेक्टेड है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आने के पॉसिबिलिटीज़ है एंड इनडायरेक्ट यानी केस स्टडीज़ के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेड है। मेरे को ऐसा लगता है कि रिसेंटली अगर आप पेपर देखोगे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट का, तो उन्होंने बेसिकली थियोरी क्वेश्चन ज़्यादा दिया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अपकमिंग जो अभी जनवरी वाला एग्जाम होगा 26 के अंदर, वहाँ पे आपके केस स्टडीज़ के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन पूछने लायक इस चैप्टर में से कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डॉक्ट्रिन्स की बात करूँगा, राइट। 3 से 4 डॉक्ट्रिन्स है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना है, सिंपल लैंग्वेज में समझ के लेना है, क्योंकि अपने क्वेश्चंस वहीं पे गोल गोल घूमते फिरते हैं। डॉक्ट्रिन्स के अलावा अगर कंपनीज एक्ट में कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि स्मॉल कंपनी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट। आपको अगर याद होगा तो एलएलपी को भी पढ़ते समय हम लोगों ने एलएलपी के स्मॉल एलएलपी वाला डेफिनेशन के लिमिट्स को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश किया था। सेम सीन यहाँ पे भी है। कुछ डेफिनेशंस है जिसको आपको 110% थोड़ा अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में एक विन विन सिचुएशन के साथ आगे बढ़ सको, ठीक है। इसको करना कैसा है, मेरा सजेशन तो आपको ऐसा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत अपना होल्ड बना लेते हो, ये जो चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए एक और पॉसिबिलिटी है, एक अपने साथ बुक निकाल के रखो, सो दैट जो अपन यहाँ पे समरी नोट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम्स के वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। 3-4 पेज के अंदर आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, राइट, अगर आप उसको अच्छी तरीके से कंसाइज वे में समझ के लिख रहे हो तो, ठीक है। ग्रामेटिकल वाइमेटिकल की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कंटेंट स्पेसिफिक की आपके साथ एक एक करके बात करूँगा, क्योंकि ये रिवीजन है तो हम लोग उतना ज़्यादा स्लो नहीं जाएंगे जितना हमारा रेगुलर लेक्चर चल रहा था। मेरा टारगेट है कि आज का एक अगर अपने को लेक्चर इसके लिए अलॉटेड है तो कल का एक लेक्चर इसके लिए अलॉटेड रहेगा, परसों का एक लेक्चर इसके लिए अलॉटेड रहेगा, यानी टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। बाय थर्सडे वी शुड कंप्लीट दिस कंपनीज एक्ट, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, ताकि 3 सेशंस के अंदर, 3 लेक्चर्स के अंदर वी आर एबल टू रिवाइज द एंटायर कंपनीज एक्ट, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंपनीज एक्ट को अभी भी हाथ नहीं लगाया, सो दैट्स ओके। हम लोग आज क्या करेंगे, फटाफट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़े से फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, इनकॉर्पोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, सो दैट कल जब आप आओगे वापस से तो थोड़ा सा डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ के आना, ताकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से रिलेट करके चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। 15 से 20% का वेटेज यहाँ पे है, 5 से 10% का वेटेज एलएलपी के अंदर है। मतलब आप सोचो एक हफ्ते के अंदर, 6 दिन के अंदर लगभग 20% आप खत्म कर रहे हो। इतना तो मैं बहुत अच्छी तरीके से श्योरिटी पे बोल सकता हूँ। मेरे को अपने लेक्चर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, मेरे कंटेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर ये कंटेंट को आप 110% अपने अंदर उतार पा रहे हो ना, सो कहीं ना कहीं ये 20 में से 15 से 16 मार्क्स आपके पास से किधर नहीं जाएंगे अगर आप सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हो तो, ठीक है। चलो एक एक करके बेसिकली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से हर एक एक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हर एक एक्ट के अंदर बेसिकली शुरुआत के 2-3 सेक्शंस होते हैं जो हमको किसके बारे में बताते हैं, एक्ट के बारे में बताते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 बेसिकली यहाँ पे बात करता है सारे डेफिनेशंस की। बहुत सारे डेफिनेशंस है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन हम लोग सारे में से किसी भी डेफिनेशन को खास करके लेंगे नहीं, राइट। हम लोग सिर्फ वही डेफिनेशन लेंगे जो हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थोड़ा सा समरी आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनीज एक्ट है ये बेसिकली ना 2013 के अंदर लाया गया था इसको। अच्छा, कंपनीज एक्ट को जब भी आप पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी कंपनी लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, एग्जाम में जाके 100% देना है, तो आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कौन सी वो चीज़ें हैं एक बार बता दोगे क्या? कंपनीज एक्ट के साथ और क्या देखना पड़ेगा मेरे को? रूल्स देखने पड़ेंगे। रूल्स के साथ और क्या देखना पड़ेगा मेरे को? नोटिफिकेशंस देखने पड़ेंगे। नोटिफिकेशंस के साथ साथ और क्या देखना पड़ेगा मेरे को? याद आ रहा है आपको? सर्कुलर्स की मैंने आपके साथ बात की थी। सर्कुलर्स के साथ साथ और भी कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे, जो है टाइमली बेसिस पे जो केस स्टडीज़ आते हैं। जब तक आप ये सारी की सारी चीज़ों को बेसिकली अपने दिमाग में नहीं बिठाते हो तब तक पूरे के पूरे कंपनी लॉ का नॉलेज आपको नहीं आ सकता है, ठीक है। कंपनी लॉ इज़ डिफरेंट, कंपनीज एक्ट इज़ जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कंपनी लॉ। ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको सेपरेटली नहीं बताया गया है कि कौन सा रूल क्या बोलता है। आपके जिस सिलेबस के अंदर है वो एकदम प्लेन रीडिंग, प्लेन एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताया गया है कि ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंदर रूल्स भी है, जिसके अंदर एक्ट भी है, जिसके अंदर अमेंडमेंट भी है, जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक अपना थोड़ा सा खाली आप अपने आप को क्लैरिटी दे दो। एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ। जब मैं आपके साथ कंपनीज एक्ट की यहाँ पे बात करता हूँ, करीब 29 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट के अंदर, राइट, जिसके अंदर लगभग 470 सेक्शन है एंड 7 डिफरेंट शेड्यूल्स है। सीए फाउंडेशन की अगर मैं आपके साथ प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता हूँ, तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हो, जो आप बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे शेड्यूल 3 में से आए हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है। थोड़ा सा 12th का बेसिक नॉलेज अगर आपको याद है तो आप लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंटायर लिस्ट ऑफ CSR आपके शेड्यूल 7 के अंदर प्रोवाइडेड है। यानी आपको किस फॉर्मेट में, आपने देखा होगा अकाउंट्स में बनाते समय आप अपने लाइबिलिटीज़ को करंट एंड नॉन करंट में क्लासीफाई करते हो, आप अपने असेट्स को करंट एंड नॉन करंट में क्लासीफाई करते हो, आप डेफर्ड रेवेन्यू को क्लासीफाई करते हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई है? ये शेड्यूल 3 में से आई है। एंड शेड्यूल 3 कहाँ पे है? शेड्यूल 3 इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो उसी शेड्यूल की जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो पूरा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर 29 चैप्टर्स है, राइट, लगभग 470 सेक्शंस है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो यहाँ पे 7 डिफरेंट शेड्यूल्स है जो हर एक अलग अलग चीज़ की बात करता है। एक शेड्यूल है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है, एक शेड्यूल है जो CSR के बारे में बात करता है, एक शेड्यूल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। आपको सिलेबस में नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा पर्दा रखा हुआ है, जो कि आपको शायद इंटर लेवल पे या आगे उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले वाले लॉ की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हमारे भारत के अंदर 1956 वाला लॉ प्रिवेल होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है हमारे प्रोसेस के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी थी, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक अगर मैं आपके साथ बेसिक से बेसिक लेवल की बात करता हूँ तो एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है। ये जो एक्ट है ये पूरे भारत के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे लिखा है होल ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं आपके साथ एक चीज़ बात करूँ ना, सिक्किम करके एक जगह है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने एग्जाम के अंदर जितना हो सकता है अवॉइड करना लिख के आने का, लेकिन रियल लाइफ तो यही है कि बहुत सिक्किम करके एक जगह है, वहाँ पे अपना इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता है। उस एरिया में आज भी जो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है ना, वो पुराना वाला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज स्पेसिफिक टू अ स्टेट। ये एक थोड़ा सा चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर ये चीज़ आप मेरे को क्यों बता रहे हो? क्योंकि अपने को पता नहीं है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए अगर कभी आपको बोलता है कि सम ABC पीपल आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी और रजिस्टर अ कंपनी इन सिक्किम, तो आप हमको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर बता दो, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, आप सिक्किम के अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता है, सिक्किम के अंदर सिक्किम कंपनीज एक्ट चालू है, जो कि आज की तारीख में वो भी लागू होता है, ठीक है। सो इट इज़ होल ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली यस, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सिक्किम को यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने क्या करके रखा है, बाहर करके रखा है। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना, राइट। ये लॉ एप्लीकेबल किसको है? ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है। सोल प्रोप्राइटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के लिए अलग लॉ है,
एलएलपी के लिए अलग लॉ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हम लोगों ने देखा है कि कौन सा लॉ ट्रिगर होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसी की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा, हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपनीज के अंदर भी थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी है, हर एक कंपनी के लिए एक अलग से रेगुलेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे भारत के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज है, राइट। व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग कंपनी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लो, आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले लो, एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लो, जितने भी आपको बैंक्स लेने हैं, ये सारे के सारे जो बैंक्स है दे आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, लेकिन इनका जो रेगुलेटर होता है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जानते हो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई बेसिकली हमारे भारत का सेंट्रल लेवल बैंक है। ये सेंट्रल लेवल बैंक होने के साथ साथ क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पब्लिश करता है, राइट। एंड इनके लिए, बैंक्स के लिए एक सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बोला जाता है। तो बैंकिंग का जो गवर्नेंस होता है ना वो कंपनीज एक्ट के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी होता है। लेकिन जब कभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू रखते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक बोलता है करना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं करना चाहिए, तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव लॉ होगा वो उसको एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट के लिए वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। समझ रहा है कि अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? तो ये किसको किसको एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले तो ये कंपनीज की बात कर रहे हैं। कंपनी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो देयर आर एन टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली तो 3 है, लेकिन अगर मैं उसके साथ अलग अलग की बात करता हूँ, हमारे पास प्राइवेट है, हमारे पास पब्लिक है, हमारे पास ओपीसी है, हमारे पास अगर और डिटेलिंग में जाते हैं, सब क्लासिफिकेशन में जाते हैं, तो होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, फॉरेन है, हर एक चीज़ के ऊपर कंपनीज एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, यानी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती है, तो भी आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर इंश्योरेंस के लिए भी एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने एक अलग लॉ बनाया हुआ है इंश्योरेंस के लिए। तो उनके लिए वो लॉ ट्रिगर होता है जब कभी दोनों लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू रखते हैं, तो जो उनका स्पेसिफिक लॉ है वो उनको एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट को वहाँ पे साइलेंट कर दिया जाता है। सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप ये बताना क्या चाह रहे हो? समझना मेरी बात ध्यान से। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? इज इट 2? इज इट 7? इज इट 3? कितना है? 4? वेरी गुड। हाँ, कितना है पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? 3। सो अगर मैं आपके साथ पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, हो सकता है कंपनीज एक्ट यहाँ पे अपने को बोलता है कि 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि नहीं आपको 4 डायरेक्टर्स करने की जरूरत है, तो वहाँ पे आप कंपनीज एक्ट को चुप करवा के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को एप्लीकेबल कराएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक लॉ है जो आपको एडिशनल कंप्लायंसेस के लिए बोलता है। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? उसी तरीके से अपने लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेपरेट लॉ है, बैंकिंग कंपनी के लिए सेपरेट लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्ट वाले कंपनी के लिए हमारे पास स्पेशल एक्ट है। तो इन सारे के सारे चीज़ों में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, 110% एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब कभी इनका स्पेसिफिक लॉ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट बताता है, तो इनके एडिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना होगा। सर ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि ये कोई एक स्पेसिफिक बैंक है विच इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। आप उसको गाइड करो कि क्या आप इसको डायरेक्टर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, क्या ये होल्डिंग सब्सिडियरी वाले रजिस्ट्रेशन में ट्रिगर होगी कि नहीं होगी, इसको मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। तो एक स्पेसिफिक लाइन नीचे लगा के आना कि जो भी मैं प्रोविजन बता रहा हूँ ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि इनके स्पेसिफिक लॉ में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो, तो जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट हो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके आंसर के अंदर 100% होनी चाहिए। समझ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। सो कितने चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट के अंदर? 29। कितने चैप्टर्स है? 29। कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस है। कितने शेड्यूल्स है? 7 शेड्यूल्स है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो ये कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? इट इज़ होल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग के बैक एंड पे कहीं पे तो एक चीज़ रखना कि सिक्किम को यहाँ पे एक्सक्लूजन करके रखना है, क्योंकि सिक्किम के स्टेट में आज भी एक अलग लॉ प्रिवेल करता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। ये किसको किसको लॉ एप्लीकेबल होता है? नंबर 1 इट इज़ ऑल फॉर्म ऑफ कंपनीज, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनीज, नंबर 3 बैंकिंग कंपनीज, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी की ये लोग बात कर रहे हैं, नंबर 5 स्पेशल एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी चल रही है तो, नंबर 7 हर वो एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट
कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करना चाहती है वो कर सकती है। सर मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि ये ओपनिंग प्रोविजन है क्या? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुला पावर दे के रखा है कि आपको जब कभी भी लगता है कि कोई एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करना है तो आप उसको भी एप्लीकेबल करा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे के रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 15 से 20 मार्क का वेटेज है, कंटेंट बहुत कम है, तो जितना हो सकता है इसका एक भी चीज़ अपने पास से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो डेफिनेशन की बात करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि कंपनी का है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इसकी बात करता है। बहुत ही सुपर्ब डेफिनेशन है यहाँ पे, राइट, एकदम क्लासिकल डेफिनेशन है। सिर्फ अपने को एक ही चीज़ बोलता है, कंपनी मीन्स कंपनी। इससे नॉनसेंस डेफिनेशन आज तक अपन ने कभी नहीं देखा होगा, राइट। यहाँ पे ये लोग अपने को एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि अगर आप एक कंपनी करके इनकॉर्पोरेटेड हो, 2023 वाले लॉ, 2013 वाले लॉ से इनकॉर्पोरेटेड हो, या 1956 वाले लॉ से इनकॉर्पोरेटेड हो, या उससे कोई भी प्रीवियस लॉ है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, अगर आप वहाँ पे भी इनकॉर्पोरेटेड हैं तो भी आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाएगा। सर कंपनी को यहाँ पे डिफाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कंपनी को यहाँ पे डिफाइन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ये जो 470 सेक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है। तो जब तक कंपनी क्या चीज़ है वो डिफाइन नहीं होगा ना, ये 400 सेक्शन किस काम के हैं, किसको एप्लीकेबल होगा, उससे कोई क्लैरिटी ही नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने पहले अपने को क्लैरिटी दे दिया है कि बॉस कंपनी यानी हर वो चीज़ जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, टाटा स्टील ये पुरानी कंपनी है, राइट। इन्फोसिस की मैं बात करता हूँ, ये पुरानी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, पुरानी कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूँ, ये पुरानी कंपनी है। इनमें से कोई भी कंपनी 2013 के तहत फॉर्म नहीं की गई है, सारे के सारे 1956 या उसके प्रीवियस वाले लॉ से फॉर्म की गई है। लेकिन आज भी यही 470 सेक्शन उनके ऊपर ट्रिगर हो जाता है, डिपेंड करता है कौन सा इवेंट कब वो लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके बारे में एक एक करके हमको डिस्कस करना चाहिए। एक और चीज़ है, मैं आपको अभी थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ। कंपनीज एक्ट के अंदर ना जिनके 4 से 5 केस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका 100% ऐसे आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, ये 5 केसेस को ना हर हालत में आप अपने दिमाग में चिपका के चलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, जैसे ही आप सेपरेट लीगल एंटिटी सुनते हो आपके दिमाग में एक केस स्टडी आ जाना चाहिए, राइट। विच इज़ दैट केस स्टडी, वो डिपेंड करता है आपने कितना स्टफ पढ़ा है। कौन सा है वो केस स्टडी, बता सकते हो क्या? सैलमन वर्सेस सैलमन है। इसके अलावा इसके साथ एक और था जहाँ पे इंश्योरेंस वाले था, मकौरा, ठीक है। अच्छा, एक और केस स्टडी है जहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए वाले केस में डिस्कस किया था। रेलवे ट्रैक से रिलेटेड वो चीज़ें थी। रिची, कौन सा था वो केस लॉ? एक और हम लोगों ने इंडोर मैनेजमेंट के टाइम पे डिस्कस किया था, टर्को एंड रूल। उसका केस लॉ का नाम क्या है पूरा? रॉयल ब्रिटिश बैंक। और एक चौथा है जो कि और एक ज़्यादा फेमस है, अल्ट्रा वायरस केस के, इसके अंदर उसके बारे में डिस्कस किया था। मल्टीपल केस स्टडीज है। कॉर्पोरेट व्हील के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ केस को। दिस शोज आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन लेवल पे जाओगे तो 5 के अंदर ही अटक जाओगे, जहाँ पे भी अटकना है थोड़ा सा डिटेलिंग जाओ उसको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे क्या फीचर बताने की कोशिश कर रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? ये सेम चीज़ हम लोगों ने एलएलपी के केस में भी डिस्कस किया था क्या? व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? अगेन 3 अथॉरिटी से जो काम करेगी, एक है कंपनी, एक है यहाँ पे शेयर होल्डर्स, एक है यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो कौन है? शेयर होल्डर्स है, राइट। सो ये पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस को और ये कंपनी को, इन दोनों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ली हुई है, राइट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी नंबर 1 शेयर होल्डर है, अथॉरिटी नंबर 2 कंपनी है, अथॉरिटी नंबर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जैसे ही मैं आपके साथ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता हूँ ना, तुरंत आपके दिमाग में एक परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए जो हम लोगों ने एलएलपी डिस्कस किया था। यानी ये शेयर होल्डर रहे ना रहे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे ना रहे, कंपनी अपना काम बिंदास हमेशा सालों साल तक करती रहनी चाहिए। इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल यहाँ पे टाटा स्टील है। 1913 का इनकॉर्पोरेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1913 से लोग आए भी रहेंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, लोग आए भी रहेंगे जिन्होंने बिजनेस मैनेज किया है, लेकिन आज के तारीख में दोनों के दोनों मरे हुए हैं, दोनों आर नो मोर, लेकिन स्टिल द बिजनेस इज ऑपरेटिंग वेरी मच फाइन। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ है
एक शेयर होल्डर्स है जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, एक कंपनी है जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो आपके बिजनेस को यहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक है, सो ये परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। सैलमन वर्सेस सैलमन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपको याद रखना चाहिए जब भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी कहीं पे भी अपने एग्जाम में बात कर रहे हो, सैलमन वर्सेस सैलमन का रेफरेंस उसके अंदर होना ही चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा समरी पर्सपेक्टिव से है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख के रखा है, सैलमन वर्सेस सैलमन। आप अगर हो सकता है ना तो हर एक केस लॉ को थोड़ा डिटेलिंग में टाइटल दो, जैसे कि टर्को एंड रूल यहाँ पे रेफरेंस हुआ था, तो इट शुड नॉट बी ओनली टर्को एंड रूल, यहाँ पे आप डिटेलिंग में लिख सकते हो कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्को एंड वगैरह। ये आपका एक थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट बना के रखती है चेकर के दिमाग में। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया। इसकी तीसरी एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इज दिस ट्रू इन ऑल द केसेस? लिमिटेड लायबिलिटी होगी, इज दिस ट्रू इन ऑल द केसेस? अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा और कौन से केसेस है जहाँ पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है? याद करो, हम लोगों ने केस स्टडीज भी डिस्कस। हाँ, सेक्शन 8 कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अनलिमिटेड लायबिलिटी दे रहे हो, मतलब पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। और किसके बारे में डिस्कस किया आपने? हाँ, गारंटी के अंदर आप गारंटी दे रहे हो सर, यहाँ पे भी अनलिमिटेड। हाँ, स्पेसिफिक अमाउंट इज ओके, लेकिन ये अनलिमिटेड लिमिटेड की बात कर रहे हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे लायबिलिटी के लिए कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। एक तो अनलिमिटेड कंपनी का रेफरेंस दे दिया, और कौन सी चीज़ है? 1 पर्सन कंपनी, अगेन इट्स अ कंपनी। इफ इट्स अ कंपनी इट इज बैक्ड विद दिस लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और क्या हो सकता है सोचो, हम लोगों ने डिस्कस किया इसके ऊपर, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। इधर देखो, थोड़ा आवाज कम करो। चलो समझ रहे क्या? हाँ, और कौन सा केस है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है? याद होना चाहिए यार, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए फटाफट। हाँ, नहीं, कॉर्पोरेट व्हील के बारे में कॉन्सेप्ट सुना है आप लोगों ने? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट व्हील का जब भी पर्दा उठाएंगे तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगी। सबसे पहला केस जो है बहुत ज़्यादा फेमस केस है, एम्प्लॉय का केस है। कौन सा है वो एम्प्लॉय? हाँ, हॉर्न, ओके। और इसके अंदर 4 केस स्टडीज डिस्कस किए थे हम लोगों ने। आरजे फिल्म्स का भी एक केस डिस्कस किया था, और ठीक है, एक वर्कमैन कंपनसेशन वाला भी अपन ने केस डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें ना अपने दिमाग में रखो, आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का पर्दा हटा के आपकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज, अगर आपकी कंपनी का टाइप जो है वो अनलिमिटेड टाइप है। सेकेंड, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे बेसिकली आपने कोई ना कोई फ्रॉड किया है, तो वहाँ पे आपको जो कॉर्पोरेट का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना, वो प्रोटेक्शन को हटाया जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील के बारे में जब डिस्कस करेंगे तभी भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अगेन क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए अपने को कौन लगेगा? दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन लगेगा कि नेचुरल पर्सन लगेंगे? नेचुरल पर्सन। ये सेम केस हम लोगों ने डिस्कस किया था एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपका एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड उसको मैनेज करने के लिए हमको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे हमको बिजनेस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लगता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिफिशियल हो सकते हैं कि कंपल्सरीली इंडिविजुअल होने पड़ेंगे? कंपल्सरीली इंडिविजुअल होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। एक एलएलपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता है क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? आर यू श्योर? गिव अ थॉट यार। एक शेयर होल्डर बन सकता है क्या? शेयर होल्डर इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, या एलएलपी हो सकता है। एक एलएलपी जो कि कंपनी से छोटा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, ओके। और क्या लगता है आपको?
सो यहाँ पे शेयर होल्डर इंडिविजुअल हो सकता है, चलो ठीक है, आपका इंडिविजुअल के लिए आंसर यस है। और कंपनी हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन। लास्ट मंथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लगता है? मेरे को तो लगता है यार एक एलएलपी बन सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? क्या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन सकता है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो मतलब वर्क्स है वो कंट्रोल करना चाहिए। हाँ सर। तो फिर एलएलपी तो कंपनी से छोटा है, तो फिर वो कंट्रोल कैसे कर सकती है? अच्छा, कंपनी से छोटा है लेकिन एलएलपी को चलाने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना सर हमारे पास, और एलएलपी के लिए डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी भी है हमारे पास, पार्टनर्स। तो व्हाट इज़ रॉन्ग अगर एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैनेज एक एलएलपी कर रही है, और वो एलएलपी जिसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? डू यू थिंक सो? इज दिस करेक्ट और देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस विद दिस? क्या लगता है सर? आर्टिफिशियल पर्सन प्लस नेचुरल पर्सन बोथ आर ओके, और ओनली आर्टिफिशियल पर्सन इज ओके, और ओनली नेचुरल पर्सन इज ओके? ये ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली एंड ओनली यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे, और ये वही इंडिविजुअल्स है जिसके क्राइटेरियाज हम लोगों ने इनडायरेक्टली पढ़ा था, हु शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये पर्सन एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो आप इस बंदे को डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हो। एंड जब मैं आपके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ ना, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे ट्रिगर अप हो जाता है कि आपको मेजर भी होना है, मेजर के साथ साथ आपको साउंड माइंड का भी होना है, साउंड माइंड के साथ साथ आपको यहाँ पे नॉट डिस्क्वालीफाइड भी होना है। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप ब्रीच कर रहे हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ये चीज़ आप दिमाग में रखो, राइट? सो इट इज़ ओनली इंडिविजुअल। अच्छा, फॉरेनर चलेगा क्या? अंग्रेज कमिंग टू इंडिया एंड मैनेजिंग इंडियन कंपनी, one director coming from either male or female coming from USA and managing company which is located in India, is this acceptable? Give a thought, man. क्या करेंगे ना? चैट जीपीटी नहीं, मॉड्यूल नहीं लिखा है मॉड्यूल में, किधर मत पढ़ो, बता दिया मैंने आपको, नहीं लिखा है इसमें। क्या लगता है फॉरेनर आ सकता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए? नहीं आ सकता है। अच्छा, कंपनी के केस में फॉरेन पार्टनर आ सकता है क्या? आप लोग इसी जनवरी में पेपर दे रहे हो ना? नहीं, मई में, जनवरी में आई एम डाउटफुल कि ये होगा आगे क्लियर। क्या लगता है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दे सकते हो कि ये इंडिविजुअल कौन हो सकता है। ये इंडिविजुअल इंडियन रहेगा तो भी चलेगा, ये इंडिविजुअल अगर कोई फॉरेनर रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे यही है कि ही शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो कोई एलियन एनिमी वाला बंदा नहीं है तब तक थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, जब तक वो क्लियर है, क्लीन चिट वाला बंदा है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिंदास उसको अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए एक और एसेंशियल एलिमेंट है कि कंपलसरीली आपके पास क्या होना चाहिए? डिन नंबर होना चाहिए। जब तक आपके पास डिन नंबर नहीं है तब तक आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बन के काम नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर एक पर्सन के पास होना चाहिए, हर एक उस पर्सन के पास होना चाहिए हु इज विलिंग टू एंटर इनटू अ पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड जब तक आपके पास डिन नहीं है तब तक आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये स्टैंड बहुत क्लियर है। इस तरीके का केस स्टडी आपको एग्जाम में आके आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कॉमन सील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? इसके बारे में भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज कॉमन सील? इट इज ऑल अबाउट ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, राइट, ऑफिशियल स्टैंप ऑफ द कंपनी। थोड़ा सा जब हम लोग रेगुलर लेक्चर्स के अंदर थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉमन सील रखना मैंडेटरी है, ठीक है।
लेकिन 2015 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था एंड इस अमेंडमेंट के तहत आपको बोला है कि कॉमन सील रखना कोई भी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनीज एक्ट अपने को कंपलसरीली मैंडेट करता है कि आपको कॉमन सील होना चाहिए, तो आप उसको बता सकते हो कि सर 2015 में अमेंडमेंट आया है जिसके बाद कॉमन सील रखना कोई भी आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ कॉमन सील, राइट। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बॉस, आप मेरे को सेपरेट पर्सनालिटी बोल रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हो, तो जब आप मेरे को आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हो ना, मैं बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकता हूँ, मैं आपको अपॉइंट भी कर सकता हूँ, मैं आपको निकाल भी सकता हूँ, मैं खुद के खिलाफ केस भी फाइल करा सकता हूँ एंड खुद केस भी फाइल कर सकता हूँ। आई कैन होल्ड द प्रॉपर्टी, आई कैन सेल द प्रॉपर्टी, आई कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस टू डायरेक्टर एंड मेंबर्स। मतलब अगर मेरे मेंबर्स और मेरे डायरेक्टर्स को 2 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूँ ना, तो भी मैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ। उतना अथॉरिटी अपने को कंपनीज एक्ट ने दे के रखा है एंड कंपनीज एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी कहाँ से आया है, सैलमन वर्सेस सैलमन के पास से अपने को ये अथॉरिटी मिल रहा है, जहाँ पे आपको यानी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी करके माना जाता है। समझ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो बताओ, व्हाट इज फर्स्ट की फीचर? सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सा केस लॉ होना चाहिए? सलमान वर्सेस सलमान नहीं रे, सलमान वर्सेस सलमान खान इधर भी डाल रहे हैं, हाँ, सलमान वर्सेस सलमान। सेकंड कौन सा है? परपेचुअल सक्सेशन। आप मर गए, आप चेंज हो रहे हो, आप रिटायरमेंट हो रहे हो, आपका ट्रांसफर हो रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। व्हाट इज नंबर 3? लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड अनलिमिटेड बन सकता है, एब्सोल्युटली यस। अगर आप कोई भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो आपके जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना, जो आपको बेसिकली अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, राइट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, किधर गया ये देखो, ये ना एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो शेयर होल्डर को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है, देखो ये कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति यानी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है, उसको एक लेयर बना के अपने पीछे वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज द लेयर। तो अगर आप ये जो कंपनी है ये हर गलत काम कर रही है अपने पीछे वाले बताए हुए शेयर होल्डर्स के जरिए ना, तो ये व्हील को हम लोग तोड़ सकते हैं, ये प्रोटेक्शन को तोड़ सकते हैं एंड पीछे बैठे हुए जो लोग हैं ना, जो लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पूरा झोंक सकते हैं, उसको सारा बोल सकते हैं क्लेम फाइल करने के लिए, ठीक है। डन? एनी डाउट, एनी क्वेरी? इसके अलावा चौथा क्या डिस्कस किया था अपन ने इसमें? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पांचवा क्या डिस्कस हुआ था? कॉमन सील। सिक्स्थ वन यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है? कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। अच्छा, क्या एक इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर बन सकता है क्या? इंसॉल्वेंट पर्सन डायरेक्टर बन सकता है क्या? गिव अ थॉट। इंसॉल्वेंट पर्सन डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या वो इन्वेस्टमेंट करेगा? हु इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट? शेयर होल्डर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप उसको बोलो ना कि आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते हो, लेकिन मैनेज करने के लिए तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंसॉल्वेंट मतलब कौन होता है? कंगाल होता है। आप कंगाल को एक चांस तो देना चाहिए अपनी बुरी परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए। चांस कब मिलेगा? जब आप उसको काम का मौका दोगे और वो आपसे तनख्वाह उठाएगा तो वो इंसॉल्वेंसी में से बाहर आएगा ना। वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, कैन एन इंसॉल्वेंट पर्सन बिकम अ डायरेक्टर? ऑन व्हाट लॉजिक यू आर सेइंग नो? हाँ, शेयर होल्डर की अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि यार उसको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनी में, वो पहले से ही कंगाल है तो वो कहाँ से पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा? अप्लाई योर माइंड, थिंक ऑन इट। क्या लगता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक इंसॉल्वेंट डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है तो आप उसको सेक्शन 11 का रेफरेंस देके आगे लेके जा रहे हो कि नहीं बन सकता है, लेकिन इंसॉल्वेंसी का तो सेक्शन 11 में कहाँ रेफरेंस दिया है? 3 चीजें बोली है ना सेक्शन 11 के अंदर, ही शुड बी मेजर, ही शुड बी साउंड माइंड, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वेदर एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? इफ नो, देन व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग हिम इनएलिजिबल? इफ यस, बता दो मेरे को कहाँ पे लिखी है वो प्रोविजन। थियोरेटिकल तो नहीं आएगा, लिखो क्वेश्चन लिखो, अपने आप से थोड़ा रिसर्च करके आना। चैट जीपीटी तो मेहरबानी करके मत ही वापरना, ठीक है? थोड़ा और कुछ यूज़ कर सकते हो तो करो। डन? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देख ले क्या फटाफट 10 to 15 मिनट्स के अंदर, क्योंकि अभी अपने को कंपनी क्या है उसका पूरा क्लैरिटी है।
इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, और एक बार इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस समझ लेंगे तो फिर हम लोग कल क्या करेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस को समझेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में क्लैरिटी ला लेंगे। चले चलो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस समझ के लेते हैं फटाफट। बाय द वे, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? एक ही पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। What is the meaning of incorporation? रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन करना है तो कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक रूल, मेरे को बताओ। अगर मेरे को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज? लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट वन पर्सन कंपनी। अगर मेरे को वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो मेरे को कितने मेंबर्स लगेंगे या कितने शेयर होल्डर लगेंगे? सो मिनिमम 1 शेयर होल्डर लगेगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और कोई लगेगा ओबीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए? बस एक मेंबर के साथ आगे बढ़ सकता हूँ मैं। और कितने डायरेक्टर लगेंगे? मिनिमम 1 मेंबर बोल रहे हो आप। कितने डायरेक्टर लगेंगे? 1 डायरेक्टर। आर यू श्योर? मिनिमम 1 डायरेक्टर, 1 member, that's all. We can incorporate the OPC. 100% कॉन्फिडेंस दिखाओ अगर आप सही हो तो आपके आंसर में। इट्स इधर येस और नो? इट्स नो, क्योंकि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो 1 मेंबर के साथ आपको यहाँ पे 1 नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है, बिकॉज बिना नॉमिनी के आप अपनी कंपनी को आगे नहीं लेके जा सकते हो व्हेन इट कम्स टू ओपीसी। ओपीसी सेम एज लाइक सोल प्रोप्राइटर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर जैसे बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके बाद बिजनेस को कौन संभालेगा? उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका एक कंपलसरीली नॉमिनी होना चाहिए। बिना नॉमिनी के आप एलएलपी इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा रिकलेक्ट होता होगा तो। ठीक है, चलो ओके। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? सेकेंड इज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अच्छा प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर्स, राइट। 2 मेंबर्स के साथ साथ और कौन लगेंगे अपने को? डायरेक्टर्स कितने लगेंगे? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, ओके। यानी 2 members plus 2 directors can go for company incorporation. Yes, when I am saying 2 members, ये 2 members कौन हो सकते हैं? ये 2 members नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं प्लस आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं डायरेक्टर्स की यहाँ पे बात करता हूँ, ये 2 पर्सन हमेशा कौन होंगे? नेचुरल पर्सन ही होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरी कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ है? पब्लिक कंपनी। सो अगर आपको पब्लिक कंपनी चाहिए तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? कितने? 7। आर यू श्योर? सो मिनिमम 7 मेंबर्स। और कम से कम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, ओके। अगेन यहाँ पे जब मैं आपके साथ मिनिमम 7 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ तो ये 7 मेंबर कौन हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टर्स की जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये कंपलसरीली नेचुरल पर्सन होगा। एंड यहाँ पे जो नॉमिनी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, ये नॉमिनी भी कंपलसरीली नेचुरल पर्सन ही होगा। एक आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी नॉमिनी नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चलो बताओ कि स्टेप्स फटाफट रिकलेक्ट करो। एलएलपी का अगर आपने अटेंड किया है तो फिर आपको यहाँ पे किधर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या प्रोसेस है? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्पाइस। सीधे स्पाइस पे आएंगे। नेम अवेबिलिटी, राइट। अच्छा चलो थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपके साथ बात करता हूँ। नेम अवेबिलिटी के लिए आप एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे? एमसीए पे करोगे? ऑफलाइन करोगे ऑनलाइन करोगे? ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन नेम एप्लीकेशन करने के लिए सिग्नेचर भी ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो सिग्नेचर ऑनलाइन देने के लिए पहले आपको ऑनलाइन सिग्नेचर परचेस करना पड़ेगा, ऑप्टेन करना पड़ेगा, प्रोक्यूर करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आपके पास ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं है तब तक आप ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर साइन कैसे करोगे? जब तक ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर साइन नहीं करोगे तब तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट नहीं होगा तो रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज नॉट नेम रिजर्वेशन, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
जिसको प्यार से यहाँ पे हम लोग DSC बोलते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी स्टेप नंबर 2? हाँ, नेम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 2 हमको क्या करना पड़ेगा? नेम एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये नेम एप्लीकेशन करेंगे तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म है क्या? कोई स्पेसिफिक फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? स्पाइस पार्ट ए। स्पाइस पार्ट ए को क्या बोला जाता है? वो ठीक है, लेकिन पार्ट ए क्या है? इट्स रन एप्लीकेशन। रन का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, ठीक है। अच्छा, जब आप स्पाइस का पार्ट ए फाइल करेंगे तो कितने नाम आप प्रपोज कर सकते हो? 2 नाम आप सजेस्ट कर सकते हो, 2 नाम आप प्रपोज कर सकते हो, जिसमें से कोई भी एक नाम आपको अप्रूव करके आपके हाथ में मिलेगा, अगर वो सही रहेगा तो, ठीक है। 2 नेम्स कैन बी प्रपोज्ड, ठीक है। अच्छा, और ये जो 2 नाम हैं ये सिमिलर नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, राइट। अगर किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ब्रांड नेम के साथ या किसी भी और मान के चलो पेटेंट के साथ अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फिर आपका क्लियर कट वहाँ पे रिजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप ये नेम एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे? MCA के पास करोगे। MCA का कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट है? www.mca.gov.in, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये नेम एप्लीकेशन है, इसके लिए क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज़ है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो अप्रूव हो सकता है, दूसरा आपको रीसबमिशन के लिए आ सकता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, राइट। अगर आपका नेम अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा? आपका जो नाम है वो कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा? 20 डेज रिजर्वेशन। अगर आपका मान के चलो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो ये कितना क्या होगा? आपको इसको रीसबमिट करना पड़ेगा, एंड रीसबमिट करने के बाद दोबारा से चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपका अप्रूवल आ सकता है, गलत है तो फिर रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, नेम एप्लीकेशन अप्रूव कौन करेगा? MCA के अंदर, व्हाट इज MCA? इट इज अ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंदर काम कौन करता है? विच अथॉरिटी इज वर्किंग फॉर नेम एप्लीकेशन? इज इट ROC और इट इज CRC? ROC इज फॉर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन नेम एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे अप्रूवल रिजेक्शन का जो मेन काम होता है ये CRC देखती है, ROC नहीं देखता है। CRC जब नाम अप्रूव करती है उसके बाद जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट का ROC पिक्चर के अंदर एंटर करके अपना पूरा का पूरा आगे का प्रोसेस लेके चलता है, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टेप 3 क्या करोगे आप? स्टेप 3 में सर CRC का फुल फॉर्म क्या है? CRC का ना सेंट्रल रिजर्वेशन सेंटर। चलो आगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? नाम एक बार रिजर्व हो गया 20 डेज के लिए, फिर आप यही नाम को यूज करके कौन सा फॉर्म भरोगे? स्पाइस पार्ट बी, ठीक है। अच्छा, स्पाइस पार्ट बी के साथ और कौन सा फॉर्म भरोगे? स्पाइस पार्ट बी के साथ प्लस ई MOA भरना पड़ेगा, प्लस ई AOA भरना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? प्लस एक और फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? अजाइल प्रो। अजाइल प्रो के अंदर क्या होगा? अजाइल प्रो के अंदर आपकी सारी की सारी एंसिलरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। कौन सी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा? आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। शॉप एक्ट के लाइसेंस के साथ साथ आप चाहो तो GST के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे तो PF के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड जितने भी बाकी आप चाहे तो बैंक अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो। आप सारे के सारे एंसिलरी रजिस्ट्रेशन के लिए अजाइल प्रो भरोगे। MOA के अंदर आपके 5 क्लॉजेस होते हैं, वो 5 क्लॉजेस का आप रेफरेंस देंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके गवर्निंग रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका रेफरेंस देंगे, राइट। पार्ट बी के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सबमिट करोगे?
पार्ट बी के अंदर आप किसकी किसकी डिटेल देंगे? सबसे पहले तो आप शेयर होल्डर्स की डिटेल देंगे, और किसकी डिटेल देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल देंगे, और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे, और क्या क्या करोगे? व्हाट ऑल थिंग्स यू मेंशन? हाँ, पार्टनर्स नहीं ना सर, पार्टनर्स एलएलपी में आता है। EMOA में सब्सक्रिप्शन क्लॉज का name tag शपथ लेंगे जो भी है, ठीक है, यानी इसके अंदर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे ऑब्जेक्ट डाल के अपन सब कुछ क्लियरिटी कर देंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स विच वी आर सपोज टू डू? डिजिटली साइन होना चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर ये जो भी हम लोगों ने भरा है ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे डिजिटली साइन होंगे, ठीक है, प्लस सर्टिफाइड होंगे। कौन सर्टिफाई करेगा? सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर के हाथ में भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिया हुआ है, राइट। और सर्टिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप सबमिशन करेंगे। सबमिशन करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 4। हाँ, एप्लीकेशन रिव्यू होगा। सो स्टेप नंबर 4 पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो अप्रूवल आ सकता है, दूसरा मॉडिफिकेशन के लिए आपको बोला जा सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए मतलब रीसबमिशन के लिए बोला जा सकता है। हो सकता है किसी डायरेक्टर की सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, किसी का फोटो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, किसी का नंबर प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया है, या एड्रेस प्रूफ के तहत आप कोई डॉक्यूमेंट देना भूल गए हो, या किसी का एनओसी देना भूल गए हो, तो आरओसी ये सबका सब चेक करता है। जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको मॉडिफिकेशन के टाइम मंगाएगा। अगर उसने आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया तो फिर आपको वो एक चीज़ देगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर जो भी मॉडिफिकेशन के लिए अपन ने बोला है वो मॉडिफिकेशन करके हम लोग दोबारा से वो फॉर्म को क्या करेंगे? रीसबमिट करेंगे। फिर से वो एनालिसिस होगा। एनालिसिस होने के बाद अगर सब कुछ परफेक्ट है तो आपको हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ COI। COI के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला जाती है। COI क्या है? इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ में COI आता है इसका मतलब है आपकी सेपरेट एंटिटी की पहचान आज से शुरुआत हो जाती है। आप जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हो, जो चाहे मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई है, उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? वी आर डन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, मतलब धंधा चालू, काम चालू। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देना पड़ेगा ना बॉस। याद है हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था कि जब तक आपको कमेंसमेंट का अप्रूवल नहीं आएगा। व्हाट इज कमेंसमेंट बाय द वे? MOA के अंदर आप शपथ लेते हो, प्रॉमिस करते हो कि मैं जो भी MOA के अंदर लिखा है उसका पूरी तरीके से पालन करूंगा, एंड जितना भी कैपिटल मैंने बोला है वो मैं बिजनेस के अंदर लाऊंगा। तो आपने कैपिटल लाया है कि नहीं लाया है वो आरओसी को कैसे पता चलेगा? इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के अंदर हम लोग आरओसी को बताते हैं कि सर जो मैंने शपथ लिया था ना MOA के अंदर कि मैं इतना इतना पैसा बिजनेस के अंदर लेके आऊँगा, वो पैसा मैं लेके आया हूँ और उसका बैंक स्टेटमेंट में अपने उस फॉर्म के अंदर अटैच करूँगा। फिर मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट आता है, उसके बाद मैं बिजनेस कर सकता हूँ। कमिटमेंट की मतलब होती है शुरुआत, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5, इनकॉर्पोरेशन के बाद बात खत्म नहीं हो जाती है। इनकॉर्पोरेशन के बाद मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो स्टेप नंबर 5, फॉर्म नंबर INC 20A कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर भरना है। किसको भरना है? आरओसी को भरना है। क्यों भरना है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ योर बिजनेस। यू आर रेडी टू वर्क, रेडी टू फंक्शन। डन? एनी डाउट, एनी क्वेरी? कोई परेशानी लग रहा है क्या इनकॉर्पोरेशन के अंदर? सो फर्स्ट स्टेप में DSC लेंगे। सेकेंड स्टेप पे हम लोग नेम अप्रूव करवाएंगे। थर्ड स्टेप में नेम अप्रूव होने के बाद स्पाइस का पार्ट भी भरेंगे, EMOA भरेंगे, EAOA भरेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अजाइल प्रो भरेंगे।
ROC ये सारा चेक करेगा, सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? CRC देगा कि ROC देगा? ROC देगा। नेम अप्रूवल के लिए CRC है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए ROC है। ये चीज़ एक ध्यान में रखना, क्योंकि ROC स्टेट स्पेसिफिक एंड CRC सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ठीक है। चलो, एनी डाउट, एनी क्वेरी? फटाफट एक बार रिवाइज करा दोगे क्या? कितने सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर? 470। कितने शेड्यूल्स है? 7 शेड्यूल्स है। कितने चैप्टर्स है? किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया। बैक एंड पे क्या रखोगे? एक्सेप्ट सिक्किम। जब तक आपको पूछा नहीं एग्जाम में तब तक बताने का नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में कहीं पे भी ये चीज़ें कवर नहीं है। ये रियल नॉलेज में आपको फ्लो कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट के अंदर किस किस को ये इसका एप्लीकेबिलिटी बताया हुआ है? सबसे पहला, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनी। नंबर 2, बैंकिंग कंपनी। नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनी है पावर जनरेशन की। नंबर 5, नंबर 6, जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी फेंक सकती है, राइट। सेक्शन 1 बात करता है कमिटमेंट की, एक्ट के नाम की। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन की। कंपनीज का कौन सा डेफिनेशन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। और हम लोगों ने उसके बाद थोड़े से की फीचर्स देखे। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है उसके बारे में जान लिया। अभी हम लोग कल क्या करेंगे? अलग अलग टाइप्स की कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, OPC क्या होता है, एंड इसके अंदर के सारे सब क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो होल्डिंग, सब्सिडियरी, 1 बाय 1 विल बी क्लोजिंग दिस, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी परेशानी? नहीं? चलो, धन्यवाद।